आज का दिन बांग्लादेश के हालिया इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश (ICTBD) 17 नवंबर को अपच प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है। आरोप असाधारण रूप से गंभीर है, मानवता के विरुद्ध अपराध। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल दोनों के लिए मृत्युदंड, सजाए मौत की मांग की है। यह मुकदमा शेख हसीना की अनुपस्थिति में इन एब्सेंटिया चलाया जा रहा है, जो अगस्त 2024 में अपनी सरकार के पतन के बाद से भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में एक गहरी विडंबना निहित है। जिस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की स्थापना मूल रूप से शेख हसीना के प्रशासन द्वारा ही की गई थी, वहीं आज उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रारंभ में इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाना था, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर हसीना के राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से जमात-ए-इस्लामी के नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उसी ICT अधिनियम में संशोधन किया है, ताकि पिछली सरकार के नेताओं पर उन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा सके। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हसीना द्वारा अपने विरोधियों के लिए बनाया गया कानूनी हथियार अब सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। यह घटनाक्रम न्याय की प्रक्रिया से कहीं अधिक राजनीतिक प्रतिशोध और कानूनी संस्थानों के राजनीतिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में एक गहरी विडंबना निहित है। जिस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) की स्थापना मूल रूप से शेख हसीना के प्रशासन द्वारा ही की गई थी, वहीं आज उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रारंभ में इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाना था, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर हसीना के राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से जमात-ए-इस्लामी के नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उसी ICT अधिनियम में संशोधन किया है, ताकि पिछली सरकार के नेताओं पर उन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा सके। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हसीना द्वारा अपने विरोधियों के लिए बनाया गया कानूनी हथियार अब सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। यह घटनाक्रम न्याय की प्रक्रिया से कहीं अधिक राजनीतिक प्रतिशोध और कानूनी संस्थानों के राजनीतिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्युदंड की मांग भी एक रणनीतिक राजनीतिक संदेश है। सरकार यह भलीभांति जानती है कि शेख हसीना भारत में है और भारत ने प्रत्यर्पण के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे उनके प्रत्यर्पण की संभावना लगभग न के बराबर है। ऐसी स्थिति में एक अनुपस्थित प्रतिवादी के लिए मौत की सजा की मांग करना, जिसे सौंपा नहीं जा सकता, एक कानूनी से अधिक राजनीतिक कदम है। 2024 के छात्र विद्रोह के क्रूर दमन के दौरान हुई मौतों, जिनका अनुमान 1400 तक लगाया गया है, को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। अंतरिम सरकार को अपनी वैधता स्थापित करने और इस आक्रोशित जनता को यह दिखाने की सख्त जरूरत है कि वह मजबूत कार्रवाई कर रही है। इसलिए मृत्युदंड की मांग इस जन आक्रोश को शांत करने और हसीना को अंतिम रूप से खलनायक के रूप में चित्रित करने का एक राजनीतिक पैंतरा है, भले ही इसका कोई तात्कालिक व्यावहारिक परिणाम न हो। आज के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। स्थिति इतनी गंभीर है कि एक असाधारण कदम उठाते हुए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सेना की तैनाती का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स (BGB) को भी ढाका और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। यह सैन्य प्रतिक्रिया जमीनी हकीकत का सीधा परिणाम है। पिछले कुछ दिनों में, विशेषकर बीती रात, ढाका और देश के अन्य हिस्सों में श्रृंखलाबद्ध आगजनी और बम विस्फोट हुए हैं। ये हमले यादृच्छिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से चुने गए हैं। हमलावरों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक के मुख्यालय, एक पुलिस स्टेशन के परिसर में खड़े वाहनों और अंतरिम सरकार के एक सलाहकार के आवास को निशाना बनाया है। राज्य की प्रतिक्रिया भी उतनी ही कठोर रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस DMP आयुक्त ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने, शूट ऑन साइट का स्पष्ट आदेश जारी किया है। देखते ही गोली मारने का आदेश किसी भी सरकार द्वारा उठाया गया एक चरम कदम है और यह नियंत्रण खोने का संकेत है। यह दर्शाता है कि अंतरिम सरकार नियमित पुलिसिंग के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ महसूस कर रही है। ग्रामीण बैंक और सरकारी सलाहकार जैसे प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर सुनियोजित हमले यह साबित करते हैं कि शेख हसीना की आवामी लीग के वफादार समर्थक अभी भी संगठित हैं, छिपकर काम कर रहे हैं और अंतरिम सरकार के अधिकार के प्रतीकों पर
सीधे हमला करने में सक्षम है। यह देश को एक खतरनाक गृहयुद्ध की स्थिति के करीब ले जा रहा है। इस अराजकता के केंद्र में एक कंगारू कोर्ट का दुष्चक्र है। हसीना की आवामी लीग पार्टी ने इस पूरे मुकदमे को कंगारू कोर्ट कहकर खारिज कर दिया है और इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया है। यह कंगारू कोर्ट की कथा उनके समर्थकों को हिंसा जैसे बम विस्फोट और आगजनी करने के लिए एक वैचारिक आवरण आइडियोलॉजिकल कवर प्रदान करती है। यह हिंसा बदले में अंतरिम सरकार को देखते ही गोली मारने जैसे कठोर और दमनकारी उपायों का उपयोग करने के लिए मजबूर करती है। यह कठोर प्रतिक्रिया तब आवामी लीग द्वारा इस बात के सबूत के रूप में पेश की जाती है कि नई सरकार भी उतनी ही दमनकारी है जितनी पुरानी सरकार पर आरोप लगाया गया था, जिससे कंगारू कोर्ट की उनकी कथा को और बल मिलता है। यह एक खतरनाक स्वपूर्ति करने वाला दुष्चक्र सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है जो देश को अस्थिरता के गहरे गर्त में धकेल रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा भूराजनीतिक प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। शेख हसीना वर्तमान में भारत में निर्वासित है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध किया है, लेकिन नई दिल्ली ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह स्थिति भारत के लिए एक कूटनीतिक चेकमेट है। दशकों से शेख हसीना भारत की सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय क्षेत्रीय सहयोगी रही हैं। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने और क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब उन्हें अगस्त 2024 में अपदस्थ किया गया तो उन्हें शरण देना भारत के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता थी। हालांकि आज के फैसले के बाद, विशेष रूप से यदि उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, भारत पर आधिकारिक तौर पर एक ऐसे भगोड़े को शरण देने का आरोप लगेगा जिसे संभावित रूप से एक न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है। यह स्थिति ढाका में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार को भारत पर जबरदस्त लाभ लेवरेज देती है। यदि भारत प्रत्यर्पण से इनकार करता है, जो लगभग तय है, तो यूनुस सरकार इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में चित्रित करने के लिए कर सकती है जो गंभीर अपराधों के दोषियों को पनाह देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इस बहाने का उपयोग रणनीतिक रूप से चीन या अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के करीब जाने के लिए कर सकते हैं। यह एकल फैसला पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से अस्थिर करने की क्षमता रखता है।